नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कोची से, जहां पर दोस्तों कोची के इन्फो पार्क फेज 3 के ऊपर फाइनली काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रेटर कोचिन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसके फेज 3 को लेकर 500 एकर्स ऑफ लैंड पूलिंग अप्रूव कर दी है। दोस्तों कोची इन्फो पार्क के बारे में आप कह सकते हैं कि देश का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल IT हब रहा है, जहाँ पर लगातार नई यूनिट्स बनती जा रही हैं। और इसी को और पुश करने के लिए केरला सरकार यहाँ पर इसके तीसरे फेज के ऊपर भी काम कर रही है, जहां पर केरला की पहली इंटीग्रेटेड AI टाउनशिप भी सेटअप की जाएगी। और अभी उसी को लेकर यहाँ पर लैंड पूलिंग अप्रूव की गई है। तो होपफुली आप कह सकते हैं कि अब यहाँ पर आपको काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर देश की पहली ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जाएगी। और इसके लिए फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ में MOU साइन कर लिया है। तो दोस्तों बेसिकली ये एक इंडियन कंपनी है जो आंध्र प्रदेश के अंदर पहली फुल स्पेक्ट्रम मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी को सेटअप करना चाहती है। और इसी के लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश को चुना है। कोई स्पेसिफिक लोकेशन तो नहीं बताई गई है कि आंध्र प्रदेश में कहाँ पर यह बनेगी, लेकिन इतना तो पक्का ही है कि बनेगी तो आंध्र प्रदेश में ही 500 एकड़ के एरिया में फैली होगी, जहाँ पर रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग और एयरक्राफ्ट की इंटीग्रेशन ये सब चीजें एक ही जगह पर हो पाएंगी। 1169 करोड़ रुपीज की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और 1000 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ओडिशा कोस्टल हाईवे को अप्रूवल दे दी गई है। और अभी आप कह सकते हैं कि ये फाइनल अप्रूवल के आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। तो दोस्तों वैसे तो एक कोस्टल हाईवे ओडिशा के खोरदा डिस्ट्रिक्ट में रामेश्वर से वेस्ट बंगाल की दीघा तक बनकर तैयार होना है। 346 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, लेकिन फिलहाल ओडिशा के अंदर इसका जो रामेश्वर से पारादीप तक का सेक्शन है वो अप्रूव हुआ है, जिसकी लेंथ अराउंड 160.18 किलोमीटर की है। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट रामेश्वर से काकड़पुर तक 4 लेन का होगा और ये एक एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा, जबकि दूसरा हिस्सा काकड़पुर से पारादीप तक 2 लेन का एक रोड होगा पेव्ड शोल्डर्स के साथ। 36 मेजर ब्रिजेस, 89 माइनर ब्रिजेस, 6 वायडक्ट्स, 3 रेल ओवर ब्रिजेस और 45 अंडरपासेस यहाँ पर बनाए जाएंगे। 8300 करोड़ रुपीज का यहाँ पर खर्च आने वाला इसको बनाने के लिए। और अभी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको अप्रूवल दे दी है, तो काफी हाई चांसेस है कि अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल भी इसके लिए आ जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार के द्वारा ग्लोबल स्पोर्ट सिटी का ब्लूप्रिंट अप्रूव कर दिया गया है। और इसको बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार 261 करोड़ रुपीज खर्च करने जा रही है। तो दोस्तों एक ग्लोबल स्पोर्ट सिटी कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर चेन्नई में सीमनचेरी विलेज में बनकर तैयार होगी, जहां पर ओलंपिक के स्टैंडर्ड के अरीनास, एक डेडिकेटेड वाटर स्पोर्ट्स लेक और एलीट एथलीट्स के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज तैयार की जाएंगी। 2 फेज में इसको डेवलप करने की बात की गई है, जहां पर पहले फेज में फुटबॉल, स्केटबोर्डिंग, वाटर स्पोर्ट्स, आर्चरी, शूटिंग और एक्वाटिक को लेकर फैसिलिटीज तैयार की जाएंगी। बाकी जो बची कुछ फैसिलिटीज हैं वो दूसरे फेज में तैयार की जाएगी। फुटबॉल स्टेडियम यहाँ पर मेन हाईलाइट होने वाला है, क्योंकि वो फीफा के स्टैंडर्ड का होगा। तमिलनाडु सरकार ये टारगेट कर रही है कि 2027 के आसपास, यानी कि अगले 2 सालों के अंदर अंदर इसको तैयार कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट नागपुर से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र PWD डिपार्टमेंट के हाईवे डिवीजन के द्वारा नागपुर के अंदर चिंचभोवन मिहान इंटरचेंज फ्लाईओवर के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया है। और अब फाइनली सालों की डिले के बाद इसके ऊपर काम आगे बढ़ पा रहा है। दोस्तों इस फ्लाईओवर के अंदर 2 से 3 अलग अलग ट्रेड्स के ऊपर काम होगा, जिनके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो 2.69 किलोमीटर का एक नया फ्लाईओवर बनेगा। इसी फ्लाईओवर के नीचे जो एग्जिस्टिंग 4 लेन का रोड है उसका रिकंस्ट्रक्शन होना है। और इसके साथ साथ मिहान इंटरचेंज के पास वर्धा रोड की 3.05 किलोमीटर की स्ट्रेच की वाइडनिंग भी होनी है, जिनके ऊपर कुल मिलाकर 619.5 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। और अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, तो अगले 2 सालों के अंदर अंदर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एक नया वाटर रिजर्वायर सेटअप करने जा रहा है कोवलम के अंदर। और इसके लिए उन्होंने तमिलनाडु कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की अप्रूवल मांगी है। दोस्तों ये रिजर्वायर मेनली ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को बेहतर करने के लिए बनाया जाएगा, जो बनेगा चेन्नई ECR OMR के बीच में। 4375 एकड़ ऑफ कोस्टल वेटलैंड्स को कन्वर्ट किया जाएगा 6 मेजर रिजर्वायर्स में। और इसी के चलते तमिलनाडु कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की अप्रूवल यहाँ पर चाहिए थी, जिसके लिए भी उन्होंने डिमांड कर दी है, फिर अपना प्रपोजल उनके पास में पहुंचा दिया है। अगर इसे अप्रूव कर दिया जाता है तो तमिलनाडु वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट पहले फेज के ऊपर काम करने के लिए तैयार है। और इसके लिए उन्होंने 471 करोड़ रुपीस ईयर मार्क भी कर रखे हैं। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहां पर दोस्तों साउथ सेंट्रल रेलवे जोन हैदराबाद के अंदर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक काफी बड़ा बूस्ट देने जा रहा है, क्योंकि अभी उनके द्वारा 3 लार्ज स्केल के रेल टर्मिनल्स हैदराबाद के अंदर डेवलप किए जाएंगे। दोस्तों यूजुअली आपने देखा है कि हमारे देश के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, वहां पर आपको कई सारे रेल टर्मिनल्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उन सिटीज से जो पैसेंजर्स का फुटफॉल होता है वो काफी ज्यादा होता है। रेफरेंस के लिए अगर आपको बताऊं तो दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा
कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार, निजामुद्दीन, दिल्ली जंक्शन, सराय रोहिल्ला, सफदरजंग, इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े रेल टर्मिनल्स ऑपरेशनल है, जहाँ से अलग अलग जगह की ट्रेन चलती हैं और आती जाती हैं। सिमिलरली हैदराबाद के लिए हैदराबाद, सिकंदराबाद और काचेगुड़ा, ये स्टेशन इसी तरह का काम करते हैं। अभी चरलापल्ली भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि वो भी बन चुका है। लेकिन अभी जिस हिसाब से यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो साउथ सेंट्रल रीजन का मानना है कि अगले कुछ सालों में प्रेशर वो झेल नहीं पाएंगे। तो इसी के चलते सीधे अगले 5 डेकेड्स की रिक्वायरमेंट को फोकस करते हुए 3 नए रेल टर्मिनल्स हैदराबाद के अंदर तैयार किए जाएंगे। इसमें नागलापाली टर्मिनल मेन हाईलाइट होगा क्योंकि वो हावड़ा और सियालदह के बाद हमारे देश का 3rd लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन बन जाएगा। 20 के आसपास प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा जुकल और डबिलपुर, इनमें भी बड़े बड़े रेल टर्मिनल्स बनकर तैयार होंगे। अगली 2 अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इनके बीच में बस सर्विस को लेकर एग्रीमेंट साइन हो गया है और अब यूपीएसआरटीसी के द्वारा नए बस रूट्स रोल आउट किए जाएंगे, जो कि यूपी की अलग अलग सिटीज को नोएडा एयरपोर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यूपी के अंदर ये काम करने की प्लानिंग काफी लंबे समय से की जा रही थी। अब इसको लेकर एमओयू साइन हो चुका है। डिसाइड ये किया गया है कि इनिशियली नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन और हाथरस जैसे जो सिटीज हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा, जबकि अगले फेज में बुलंदशहर, फिरोजाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, चिकोहाबाद, इस तरह की सिटीज को भी कनेक्ट किया जाएगा। ओवरऑल प्लान ये है कि जब एक बार एयरपोर्ट अच्छे ढंग से ऑपरेशन हो जाता है और अच्छी खासी फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट होने लगती है, तो अगल बगल की 2 स्टेट्स को मिलाकर 25 से ज्यादा डायरेक्ट सिटीज को यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। अगली 2 अपडेट हमारे कार एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों ग्लोबल कार मेकर्स अब उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसी को शिफ्ट कर रहे हैं और अब वो चाइना या फिर दूसरी कंट्रीज के बजाय भारत से कार एक्सपोर्ट करना प्रेफर कर रहे हैं। दोस्तों अभी तक होता ये था कि सुजुकी, होंडा, ह्यूंडई, निसान, इस तरह की जो कंपनी जो कि भारत के अंदर कार मैन्युफैक्चर करती है, वो जब भी भारत से कार एक्सपोर्ट करती थी तो वो मेनली लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और वेस्ट एशियन कंट्रीज में ही कार एक्सपोर्ट किया करती थी। और यूरोप के लिए जब भी उनको कार एक्सपोर्ट करनी होती थी या फिर किसी यूरोपियन कंट्री से या फिर वो चाइना से एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन अब क्योंकि चाइनीज कंपनी ही लगातार उनको टफ कंपटीशन देती जा रही हैं, तो इसी के चलते उन्होंने उनकी पॉलिसी को शिफ्ट कर दिया है और अब वो भारत से यूरोप के लिए कार्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर भी कार बनाना काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। रेफरेंस के लिए अगर आपको बताऊं तो इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक ईयरली बेसिस पर भारत से यूरोप को जो कार एक्सपोर्ट्स हैं उनमें 9 गुना की वृद्धि हमें देखने को मिली है। हालांकि परसेंटेज टर्म्स में ये अभी भी भारत के टोटल कार एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 2% है, लेकिन यहाँ पर जो 9 गुना का हमें जंप देखने को मिला है, ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है। होपफुली आगे चलकर आपको ये नंबर्स और एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हुए दिखाई देंगे। अगली 2 अपडेट हमारे टेक्सटाइल सेक्टर से है, जहां पर दोस्तों यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा 17 और टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को अप्रूवल दे दी गई है और इसके थ्रू देश के टेक्सटाइल सेक्टर में आपको 2374 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों रिसेंटली हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम की विंडो को दोबारा से ओपन किया गया था, जहां पर उसके 3rd राउंड में 17 प्रपोजल्स को अप्रूवल दी गई है, जिससे 2374 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट तो आएगी ही, साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर में 12,893 करोड़ रुपीस की प्रोडक्शन भी होगी और क्योंकि टेक्सटाइल एक काफी लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो 22,646 नई जॉब भी जनरेट हो पाएंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट फिर से आंध्र प्रदेश से ही है, जहां पर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि सीडोट एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने जा रहा है और इसके लिए उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार के साथ में एमओयू साइन कर लिया है। तो दोस्तों बेसिकली सीडोट ये चाहता है कि वो आंध्र प्रदेश के अंदर स्पेसिफिकली अमरावती में जो क्वांटम वैली बन रही है उस इनिशिएटिव में वो पार्टिसिपेट करे और इसी के चलते वो आंध्र प्रदेश के अंदर एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करेंगे, जहां पर स्पेसिफिकली क्वांटम कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के एरिया में काम किया जाएगा। इसके थ्रू उनका ये भी टारगेट है कि वो भारत के नेशनल क्वांटम मिशन को भी सपोर्ट करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो शीर्ष में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।